नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में लैंसेट कमीशन के द्वारा मोटापे की एक नई परिभाषा को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही मोटापे को अनियमित हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट के लिए भी जिम्मेदार माना जा रहा है। तो ये स्टडी क्या कहती है और मोटापे की नई परिभाषा क्या है, आज इनफोकस के प्रोग्राम में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले हमें खबर को विस्तार से जानना है। इसके बाद हम मोटापे की नई परिभाषा जो लैंसेट कमीशन द्वारा दी गई है, उस नई परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि उसमें किन नए मानकों को शामिल किया गया है। साथ ही क्या मोटापे का संबंध किसी प्रकार से हृदय की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने में है। बेसिकली जो अनियमित हार्ट बीट है उसका संबंध क्या मोटापे से भी स्थापित होता है, एक स्टडी इस पर आई है, उस पर भी बात करेंगे। मोटापे से उत्पन्न अनियमित हार्ट बीट में एक एंजाइम जिसको NOx2 के नाम से जानते हैं, उसकी क्या भूमिका है, और अगर हमें अनियमित हार्ट बीट का समाधान करना है तो उसके लिए आगे की राह क्या हो सकती है, डॉक्टर्स क्या उसमें नई उपचार विधियां अपना सकते हैं, इसको यहां पर जानेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा, उसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बीमारी जैसे खंड से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिले, इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम विस्तार से जानते हैं कि लैंसेट कमीशन द्वारा जो मोटापे की नई परिभाषा प्रस्तुत की गई है वो वस्तुतः क्या है। तो लैंसेट का एक कमीशन है जिसको हम डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी कमीशन के नाम से जानते हैं। इसी ने मोटापे की नई परिभाषा को प्रस्तुत किया है। और आप कह सकते हैं कि जब हम मोटापे की बात करते हैं, ओबीज की बात करते हैं, तो लैंसेट कमीशन का कहना यह है कि इसमें कुछ और चीजों को शामिल करना चाहिए और उसमें न केवल बीएमआई है जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं उसको शामिल करना चाहिए, बल्कि अंग, आपके शरीर के ऑर्गन किस प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं, अंगों की फंक्शनिंग कार्यप्रणाली क्या है, और उसके तहत कई अन्य चीजों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि ओबीज की मोटापे की सही स्थिति का पता लगाया जा सके और उसका समाधान किया जा सके, उसी के आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। ये लैंसेट कमीशन का कहना है। ये जो चीज या ये जो निष्कर्ष है ये कई सालों के शोध और अध्ययन से सामने आया है और उसी के आधार पर लैंसेट कमीशन का कहना है कि अगर आप बीएमआई को ही केवल इस्तेमाल करते हैं मोटापे के निदान और उपचार के लिए तो ये अपने आप में एक अपर्याप्त व्यवस्था होगी, क्योंकि इसके मापदंड में कई तरह की समस्याएं विद्यमान है। बीएमआई को पहले जान लेते हैं कि बीएमआई होता क्या है, किस प्रकार से निकाला जाता है। ये वजन, व्यक्ति के वजन और ऊंचाई के अनुपात के आधार पर मोटापे को निर्धारित करता है। किस प्रकार से निर्धारित करता है आपका बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, किस प्रकार से निकाला जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है अगर किसी व्यक्ति का वजन 70 किलोग्राम है और उसकी हाइट, मान लिया वजन 70 किलोग्राम हुआ और उसकी हाइट 1.75 मीटर हुई, तो किलोग्राम और मीटर में ही ये चीजों को मापन होता है। बीएमआई किस प्रकार से होगा, आप 70 को 1.75 इंटू 1.75 से भाग दे देंगे, यानी एक प्रकार से उसकी हाइट का स्क्वायर आपके सामने आ जाएगा और उसके जो बॉडी मास है यानी उसका जो आप कह सकते हैं उसका जो वजन है उसको भाग दे देंगे उसकी हाइट के स्क्वायर से, तो आपका एक बीएमआई निकल करके आ जाएगा। इसमें मोटापे का किस प्रकार से निर्धारण किया गया है, इसका मोटापे का निर्धारण इस प्रकार से किया गया है कि अगर आपका बीएमआई इस प्रकार से निकालने पर 18.5 से नीचे आता है, 18.5 से नीचे आता है, तो आप अंडरवेट कहलाए जाएंगे। अगर आपका ये बीएमआई आता है, बॉडी मास इंडेक्स आता है 18.5 से 18.5 से 24.9 के बीच, तो आपका वजन सामान्य माना जाएगा, नॉर्मल वेट माना जाएगा। अगर आपका बीएमआई 25 से 29.9 के बीच आता है तो आपका जो वजन है वो ओवरवेट माना जाएगा, अधिक माना जाएगा। इसके अलावा अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप ओबीज हैं, यानी आप मोटापे से पीड़ित हैं और उसी के आधार पर आपका इलाज चलेगा। अब इसमें कई चीजों को शामिल कर दिया गया है और कई चीजों को शामिल इस प्रकार से किया गया है। लैंसेट कमीशन का सीधे तौर पर कहना है कि जो ओबीज है, जो मोटापा है, एक पुरानी बीमारी है जो आपके अंगों की फंक्शनिंग में, उनकी कार्यप्रणाली में बदलाव का कारण भी बनता है
और इस प्रकार से बदलाव का कारण बनता है कि आपका जीवन उससे खतरे में भी जा सकता है, यानी प्रीमेच्योर डेथ का भी वो कारण बन सकता है, समय से पहले मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए जब आप ओबीस को निर्धारित करें, अपने मोटापे को निर्धारित करें, तो इसमें कई और चीजों को भी शामिल किया जाना चाहिए। कई और चीजों को शामिल क्यों किया जाना चाहिए? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कई व्यक्तियों में उनका किसी प्रकार से फैट उतना नहीं बढ़ा होता, बॉडी फैट उतना नहीं होता, बल्कि उनकी मांसपेशियों का आकार बड़ा होता है। अगर मांसपेशियों का आकार बड़ा है तो कई बार उनका बीएमआई 30 या 30 से ऊपर चला जाता है, लेकिन उनके अंग ठीक तरीके से फंक्शन करते हैं। और अगर उनके अंग ठीक तरीके से फंक्शन करते हैं तो उन्हें किसी प्रकार के इलाज की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसको व्यापक तौर पर परिभाषित करने की आवश्यकता है। किसको? मोटापे को व्यापक तौर पर परिभाषित करने की आवश्यकता है। और इसमें कई चीजों को, कई शारीरिक मापदंडों को शामिल करना चाहिए। केवल ऊंचाई और वजन को ही शामिल नहीं करना चाहिए, बल्कि आपके वेस्ट के सिरकमफेरेंस, कमर की परिधि को भी शामिल करना चाहिए। मांसपेशियों का आकार और आपके अंग किस प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली क्या है, उसको भी शामिल करना चाहिए। आप में किस तरह के लक्षण हैं, क्या किसी तरह से आप में बीमारी के लक्षण आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उन चीजों का भी ध्यान में रखना चाहिए। क्या आपको सांस लेने में तकलीफ है या नहीं है, किसी प्रकार का मोटा मेटाबॉलिक विकार है या नहीं है, आपका हृदय, दिल ठीक तरीके से फंक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है, हार्ट बीट बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, बीपी है या नहीं है, या जोड़ों का दर्द है या नहीं है। इन सारे लक्षणों के आधार पर ही आपके ये निर्धारित करना चाहिए कि आप ओबीस से पीड़ित हैं, मोटापे से पीड़ित हैं या नहीं है, और उसी के आधार पर निदान करके, डायग्नोसिस करके आपका इलाज किया जाना चाहिए, आपका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ये कहना है लैंसेट कमीशन का। साथ ही लैंसेट कमीशन ने एक और नया वर्ग जोड़ा है ओबीस में, जिसको हम प्री क्लिनिकल ओबीस कहते हैं, जिसको प्रारंभिक मोटे के रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं। इसमें सीधे तौर पर कहना यह है लैंसेट कमीशन का कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास एक्सेस बॉडी फैट है, यानी उनके पास अतिरिक्त शारीरिक वसा है, लेकिन किसी भी प्रकार से ये जो एक्सेस बॉडी फैट है ये किसी तरह की बीमारी से संबंधित नहीं है। तो इस तरह की चीजों को, अगर ऐसी चीज है कि ये एक्सेस बॉडी फैट किसी तरह की बीमारी से संबंधित नहीं है, तो ऐसे वर्ग को प्रारंभिक मोटापे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और इसे पहचानने के लिए शारीरिक मापदंडों के साथ साथ अंगों के कार्यों का, आपके जो ऑर्गन की कार्यप्रणाली है उसका भी मापन, उसका भी आकलन किया जा सकता है। और ये आकलन किसके द्वारा किया जाएगा? डॉक्टर्स के द्वारा इसको निर्धारित किया जाएगा। ये मोटापे का प्रारंभिक चरण हो सकता है, और इसमें ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति के मोटापे द्वारा अंगों के कार्य को प्रभावित करने की संभावना बेहद कम हो। तो इसको किस श्रेणी में रखा गया है? प्रारंभिक मोटापे यानी प्री क्लिनिकल ओबिसिटी के रूप में रखा गया है। डाउनलोड कीजिए। अब अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं और देखते हैं कि क्या मोटापे का किसी प्रकार से संबंध अनियमित हृदय स्पंदन, अनियमित हार्ट बीट से भी है या नहीं है। एक अध्ययन सामने आया है कि जो मोटापा है वो शरीर के जैव रासायनिक प्रक्रियाएं, जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, जो बायोकेमिस्ट्री है और जो आपका मेटाबॉलिज्म है, उसमें बदलाव करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जिसमें आपका शरीर आपके भोजन और आपके द्वारा लिए गए पेय पदार्थों को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो अगर मोटापा शरीर के बायोकेमिस्ट्री या मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन करता है, तो आपके रक्त प्रवाह में, आपका जो रक्त का फ्लो है उसमें वसा अम्लों यानी फैटी एसिड्स की मात्रा बढ़ सकती है, बढ़ जाती है। बढ़े हुए जो ये वसा अम्ल है, जो फैटी एसिड्स हैं, ये आपके हृदय की कोशिकाओं पर, सेल्स पर तनाव डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, जो कि प्रतिक्रियाशील यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रजाति स्पीसीज का उत्पादन करते हैं, जो आपके ऊतकों को, आपके टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं। और आप जानते हैं कि आपके ऊतकों का निर्माण किससे हुआ है? सेल्स से हुआ है। तो अगर ऊतकों का निर्माण सेल से हुआ है तो ये पूरी प्रक्रिया किसको प्रभावित करेगी? कोशिका के कार्यों को प्रभावित कर देगी। और अगर इस तरह की प्रक्रिया कोशिका के कार्यों को प्रभावित करेगी और हृदय कोशिकाओं का विघटन करेगी, तो इससे अनियमित हृदय स्पंदन हो सकता है। ये उसका कारण बन सकता है, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन के नाम से जानते हैं, एफिब इसको कहा जाता है। और ये सारी स्थिति किसका कारण बन सकती है? स्ट्रोक का कारण बन सकती है, जिसको सामान्य भाषा में आप मस्तिष्क की नस फटना कहते हैं, या हृदयघात का कारण बन सकती है, हार्ट अटैक का कारण बन सकती है, समय से पहले मृत्यु यानी प्रीमेच्योर डेथ का ये कारण बन सकती है। तो एक अध्ययन ये आया है कि मोटापा और अनियमित हृदय स्पंदन में महत्वपूर्ण संबंध हो सकता है। और मोटापे से उत्पन्न जो
अनियमित हृदय स्पंदन है, इसमें एक एंजाइम की विशिष्ट भूमिका है जिसको हम NOx2 के नाम से जानते हैं। क्या करता है ये एंजाइम? NOx2 एक एंजाइम है जो मोटापे वाले लोगों में अधिक सक्रिय होता है। तो ये एंजाइम उन लोगों में ज्यादा सक्रिय होता है, ज्यादा एक्टिव होता है जो मोटापे से पीड़ित होते हैं, और ये हृदय में क्या करता है? ऑक्सीडेटिव तनाव का कारण बनता है। जब हम ऑक्सीडेटिव तनाव की बात करते हैं तो ये क्या है? आपके शरीर में जब फ्री रेडिकल्स, मुक्त कण और एंटीऑक्सीडेंट जो कि मुक्त कणों को क्या करते हैं? दूर करते हैं, इनका असंतुलन स्थापित हो जाए, इम्बैलेंस स्थापित हो जाए, तो क्या करते हैं? ये फ्री रेडिकल्स आपकी कोशिकाओं पर नेगेटिव इंपैक्ट डालना शुरू कर देते हैं, कोशिकाओं की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। ये जो NOx2 है, ये हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन्स पर भी प्रभाव डालता है, प्रोटीनों पर भी प्रभाव डालता है, और जो हृदय का ऊपरी कक्ष होता है जिसको हम एट्रिया के नाम से जानते हैं, उसकी कार्यप्रणाली को इस प्रकार से प्रभावित करता है, यानी उसके रीमॉडलिंग का कारण बनता है, उसके पुनर्निर्माण का कारण बनता है, जिसमें उसके आकार में, उसके रूप में, उसके कार्य में परिवर्तन होता है। ये जो पूरा रीमॉडलिंग का कार्य है, रीमॉडलिंग की जो पूरी प्रक्रिया है, पुनर्निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है, ये मोटापे वाले व्यक्तियों में अनियमित हृदय स्पंदन, जिसको एफिब का के नाम से जानते हैं, उसका कारण बन जाती है। तो इस NOx2 एंजाइम की प्रमुख भूमिका मानी गई है अनियमित हृदय स्पंदन में, और ये एंजाइम किन लोगों में ज्यादा सक्रिय होता है? मोटापे वाले लोगों में ज्यादा सक्रिय होता है। इसलिए यह माना जा रहा है कि अगर आप नई उपचार विधियां जो कि अनियमित हृदय स्पंदन से संबंधित हैं, उनको तलाशना चाहते हैं, तो उनकी संभावनाओं को देखना चाहते हैं और भविष्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जरूरी इसलिए है कि जरूरी यह है कि मोटापे वाले लोगों में आप अनियमित हृदय स्पंदन के मूलभूत कारणों पर प्रहार करें। और मूलभूत कारणों की जब हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर उसका एंजाइम मतलब है NOx2 से मतलब, यानी वर्तमान में एफिब के उपचारों का जो मुख्य ध्यान है वो मुख्य रूप से लक्षणों पर केंद्रित है, यानी अनियमित हृदय स्पंदन के जो लक्षण है उस पर केंद्रित है। इसके अंतर्निहित कारणों जो कि मोटापे से उत्पन्न होने वाले या मोटापे के कारण जो मोटापे वाले लोग हैं उसमें उत्पन्न एक विशेष रूप से सक्रिय जो एंजाइम है जिसको NOx2 के नाम से जानते हैं, उस पर केंद्रित नहीं है। इसलिए NOx2 को लक्षित करना मोटापे वाले व्यक्तियों में अनियमित हृदय स्पंदन की गंभीरता को रोकने और उसे कम करने के लिए एक नई उपचार रणनीति हो सकता है, और इस रणनीति पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यही 2 अध्ययन थे जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन सूचना आपके लिए एक और महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि IAS की प्रयागराज शाखा और लखनऊ शाखा में हिंदी माध्यम के GS फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो रहे हैं। प्रयागराज में ये बैच 19 फरवरी से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा सुबह 8 बजे, और लखनऊ में ये बैच 20 फरवरी से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप 87501 पर कॉल कर सकते हैं। इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? लैंसेट कमीशन ने मोटापे की नई परिभाषा में क्या प्रमुख बदलाव किया है? आपके ऑप्शन है BMI के आधार पर निदान को अपनाया है, मोटापे के लिए केवल शारीरिक मापदंडों का इस्तेमाल होगा ये कहा है, BMI के अलावा अंगों के कार्यों को भी शामिल किया गया है, और चौथा ऑप्शन है केवल वजन को मापने की विधि का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार के बदलाव में आपको चुनना है कि कौन सा बदलाव किया है। नए सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।